Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to continue the previous topic, that was software configuration management. Before starting today's contents, we recap the previous lecture. We started with the concept of change management, that why we need change management. Change is a constant thing in our everyday life and in software project life cycle. So we cannot avoid the change, and if we cannot avoid the change, how to manage it. इसके लिए हमने बात की कि हमें वो जो प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, दैट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करते हैं, और फिर चेंजेस के हमने डिफरेंट ओरिजिन्स को या सोर्सेज को डिस्कस किया कि कौन से पॉसिबल सोर्सेज हैं जहाँ से चेंज जो है वो जनरेट होती है. द फर्स्ट वन वाज बिजनेस मार्केट नीड, कि बिजनेस जो है उसकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है जिसको आपने मीट करना है, और फिर इसी तरह से मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को चेंज हो सकती हैं. आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस यूज़र मार्केट सेगमेंट है उसमें कोई चेंज हो सकती है, और उसकी वजह से चेंजेस इनिशिएट होती हैं या आकर होती हैं इन योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, या वो स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इन योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. और फिर इसी तरह से हमने बात की कि स्टेक होल्डर की नीड्स जो है वो चेंज हो सकती हैं. जो भी की जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके अपने प्लानिंग चेंज हो सकती है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको अकोमोडेट करना है समहाउ, तो उसकी वजह से चेंजेस जो है वो इनिशिएट होती हैं. और फिर इसी तरह से बिजनेस की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर सकती है, और इट मे बी ऑन द अदर साइड लाइक डाउन साइजिंग हो सकती है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट मे बी चेंज. तो वो जो चीज़ें हैं अगेन चेंज जो है इनिशिएट होती है वहाँ से. और फिर इसी तरह से जो है आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो भी चेंज हो सकता है, और उसको अकोमोडेट करने के लिए आपको चेंजेस जो है वो अकोमोडेट करनी पड़ेंगी. और प्लस आपके जो डिफरेंट बजटरी या स्केड्यूल जो है कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, और उनकी वजह से भी चेंजेस आपको इनिशिएट करनी पड़ती हैं या उनको एड्रेस करना पड़ता है. तो अब प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट के लिए बड़े सिनेरियो के अंदर बिगर कॉन्टेक्स्ट में वी नीड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एंड देन वी डिस्कस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिनेरियो. के सिनेरियो से क्या मुराद है कि जो कॉन्फ़िगरेशन के जो प्रोसेस के अंदर जो की जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो की स्ट्रक्चर है, उसके कौन लोग जो है उसका पार्ट होंगे. उसमें हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वन प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसने उसको लीड करना है. तो उसका जो प्राइमरी इंटरेस्ट या कंसर्न है दैट इज़ टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो एक की स्टेक होल्डर है इस सारे प्रोसेस के अंदर. इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन एक्टिविटीज़, और उसने कोऑर्डिनेट करना है, उसने प्रॉपर्ली चीज़ों को जो है वो मैनेज करना है, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको. और फिर इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हु आर डेवलपिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और फर्स्ट उनका टास्क क्या है, दे मस्ट परफॉर्म एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, प्रॉपर्ली अपना काम करें, जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी और एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट. और फिर उनकी एफिशिएंट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अमंग देमसेल्व्स, कि जो भी अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी उसका जो अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि
मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और अगर कोई चेंज अगर होती है तो वो प्रॉपरली सबको सारे इन्फॉर्म्ड होंगे। और फिर इसी तरह से कस्टमर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट की स्टेक होल्डर, कस्टमर ने फॉर्मल जो रिक्वेस्ट है उसको जनरेट करना है जब भी कोई चेंज अगर वो कराना चाह रहे हैं। और पहले और ख़ास तौर पे मतलब डिप्लॉयमेंट से पहले एंड आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, जब कोई बग आता है, जब कोई डिफेक्ट जो है आइडेंटिफाई होता है, तो उसको भी इनिशिएट करना, उस चेंज को जो है रिक्वेस्ट को इनिशिएट करना कस्टमर का टास्क है। और फिर हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के डिफरेंट जो की एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया। हमने कहा कि कंपोनेंट एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं उन जो हमारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। और फिर इसी तरह से प्रोसेस एलिमेंट्स जो है, जो भी हमारे गिवन प्रोसीजर्स हैं, कैसे जो है एक्सेस होगी, कैसे चेंज होगी, वो सारी रेलेवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से उसको। और फिर थर्ड वन इज़ द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। ये अगेन set of tools that are helpful to construct the software, construct the product based on the different models or the objects। और फिर ह्यूमन एलिमेंट्स, और ह्यूमन एलिमेंट्स के अंदर अगेन वो टास्क और वो प्रोसेसेस हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं टू डू दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इफेक्टिवली, कि इसकी जो सारा प्रोसेस है ये इफेक्टिवली होना चाहिए। और फिर हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी की बात की, और इसमें हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स नहीं थे, वी यूज टू यूज़ द पेपर डॉक्यूमेंट्स। पेपर के थ्रू जो है हम उसको कोशिश करते थे चेंजेस को मैनेज करने की, और पेपर्स के ऊपर जो है सिंपल अगर चेंज है और उसको मैनेज करना समहाउ इजी है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होगा और उनका रिलेशनशिप जो है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा, तो उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना ये लाइक वर्चुअली इम्पॉसिबल है। और फिर उसके अंदर जो की जो रिस्पॉन्सिबल इस सारे प्रोसेस के लिए था, दैट वाज प्रोग्रामर। कि प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही or she has to remember or recall different things related to the change। और फिर अब जब हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स आ गए, तो ये जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं उनको दो की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं या करनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट सर्विस रिलेटेड टू द all the conventional facilities or tasks are the services provided by the database management system। कोई भी database management system जो है वो जो सारी कन्वेंशनल सर्विसेज हैं, डेटा इंटेग्रिटी की, डेटा शेयरिंग की, डेटा अपडेट, सारी इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जो रिपोजिटरी है उसको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और प्लस सर्विसेज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट जो है कि जब आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनानी है, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे उनकी एक्सेस होगी, कैसे उनके रिलेशनशिप जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे उनको, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं और डिफरेंट कंटेंट्स हैं। और टेक्स्ट जो है दैट इज़ समहाउ सिंपल टू हैंडल, लेकिन जो और कंटेंट्स हैं, जो आपके और डिफरेंट तरह के आइटम्स हैं लाइक वीडियो एंड ऑडियो, उसको कैसे प्रॉपरली जो है मैनेज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ सर्विस स्पेसिफिक टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट। और फिर हमने सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस है और इसके अंदर जो की फीचर्स हैं उनकी फीचर्स को भी डिस्कस किया था। जैसे हमने कहा कि वर्जन कंट्रोल या वर्जनिंग होनी चाहिए, दैट इज़ अ की फीचर। डिफरेंट जब चेंजेस अगर होती हैं तो बेस्ड ऑन दोज अप्रूव चेंजेस वी हैव टू
चेंज डिफरेंट आइटम्स, तो वो जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और डिफरेंट टाइम के ऊपर जो वर्जन्स जो क्रिएट हुए हैं वो सारे सेव होने चाहिए। और फिर इसी तरह से जो है हमने ऑडिट ट्रेल की बात भी की थी कि इंफॉर्मेशन जो है जो भी चेंज से रिलेटेड है वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। फिर हमने कंस्ट्रक्शन के फीचर की बात की थी कि बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो आपको कोड या स्पेसिफिक टूल, स्पेसिफिक जो वर्जन है वो जनरेट करके दे सके। और फिर इसी तरह से हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस को, इसके अंदर जो की प्रोसेसेस हैं उनको, या की स्टेप्स या लेवल्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट किया। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। और उसके अंदर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि जो फीचर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड, द फर्स्ट वन वाज द नेम, कि जो नेम है दैट इज लाइक in real life simply the characteristic, but it must be meaningful. We need to identify those objects without any ambiguity, तो ambiguous नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा कि we have to list down all the relevant information, that is called description, कि उस object का description होना चाहिए। फिर इसी तरह से हमने उसके अंदर जो और कहा कि ये भी उसके अंदर रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये बेस ऑब्जेक्ट है, ये एग्रीगेट ऑब्जेक्ट है। बेस ऑब्जेक्ट हमने कहा कि सिंपल यूनिट है, सिंगल यूनिट है इंफॉर्मेशन का। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ यूनिट ऑब्जेक्ट्स आर एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स है। तो डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हमने इश्यूज को डिस्कस किया। एंड वी सेड के वी नीड टू प्रेजेंट और आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, और उसको भी हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इसी जो टॉपिक है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्जन कंट्रोल की। और वर्जन कंट्रोल जो है, वर्जन कंट्रोल इज बेसिकली प्रोसीजर्स एंड टूल्स टू मैनेज डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो की जो इसका टास्क है या थीम है, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्जन्स और वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और फिर इसके अंदर कोई भी वर्जन कंट्रोल जो सिस्टम है या वर्जन कंट्रोल जो फीचर है या वर्जन कंट्रोल जो लेयर है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, इट शुड प्रोवाइड या इट शुड बी कैपेबल ऑफ 4 की एक्टिविटीज, या इसकी यूँ कह सकते हैं कि 4 मेजर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, कि जो भी आपकी डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको मेंटेन करना, उनकी डेटाबेस को जो है वो मेंटेन करना, एस्टैब्लिश करना, दैट इज द फर्स्ट कैपेबिलिटी ऑफ द वर्जन कंट्रोल। सेकंड वन इज वर्जन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, कि अब जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स 100 and thousands हो सकते हैं, तो उन हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस जो है अकोमोडेट हुई हैं या वेरिएशन आई है, तो उन डिफरेंट जो चेंजेस को और डिफरेंट जो वर्जन्स क्रिएट हुए हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है और की टास्क है वर्जन कंट्रोल का। थर्ड वन इज मेक फैसिलिटी, और मेक फैसिलिटी मींस क्या है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन की बात की, दैट इज द टास्क का वर्जन कंट्रोल, के डिफरेंट आपको जो कंपोनेंट्स के वर्जन्स दे दिए जाए, ये कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए, और बेस्ड ऑन दोज कॉन्फ़िगरेशन आप कोड कंस्ट्रक्ट कर सकें। एक और जो इम्पोर्टेंट इसकी कैपेबिलिटी है वर्जन कंट्रोल की, दैट इज बग ट्रैकिंग। कोई भी इन अदर वर्ड्स इशू ट्रैकिंग भी कह सकते हैं। और इससे क्या व्हाट डज इट मीन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बग है, कोई इशू है,
तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना, प्रॉपरली ट्रैक करना, क्या वो उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है, उसको प्रॉपरली जो है एड्रेस किया गया है, उस और उससे रिलेटेड अगर और ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं या कोई इफेक्ट पड़ा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वर्जन कंट्रोल का पार्ट है। और फिर वर्जन कंट्रोल का एक और जो इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वर्जन कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, एक चेंज सेट को जो है वो एस्टेब्लिश करता है। और चेंज सेट क्या है, बेसिकली इट इज काइंड ऑफ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ ऑल चेंजेस। कोई भी डिफरेंट जो चेंजेस हुई हैं इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उन सब की लिस्ट जो है वो सबकी कलेक्शन जो है, दैट इज द जॉब ऑफ वर्जन कंट्रोल। तो इट मीन्स कि वर्जन कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बड़ी इम्पॉर्टेंट एक सर्विस है। और डेफिनेटली अगर ये प्रॉपरली होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ओवरऑल वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं चेंज कंट्रोल की। और चेंज कंट्रोल पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया इस पिछले लेक्चर में भी जब हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात स्टार्ट की। एंड वी सेड के चेंज जो है अनअवॉइडेबल है, लेकिन चेंज कंट्रोल किस हद तक होना चाहिए? क्या हर छोटी चेंज या माइनर चेंज मस्ट बी गो थ्रू दैट फॉर्मल प्रोसेस, या बिल्कुल ही कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए और चेंजेस को बस ऐसे ही रैंडमली चलती रहनी चाहिए? तो ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं या दोनों जो अप्रोचेस हैं ये सही नहीं है। वी नीड बैलेंस्ड अप्रोच। बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से जो है प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगी, बैडली इफेक्ट होगी। और बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं होना चाहिए टूवर्ड्स चेंजेस, तो वो और उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो भी क्योस क्रिएट करेगा। स्पेशली जब चेंजेस अनकंट्रोल होती हैं इन लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और इन जनरल लार्ज प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उसके अंदर, तो ये हमें लेके जाती हैं डिज़ास्टर की तरफ, क्योस की तरफ। क्योंकि चेंज मैनेजमेंट हमने इसी पे फोकस किया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब चेंज कंट्रोल होगा कैसे? अगेन इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन प्रोसीजर्स एंड टूल्स। आपके पास डिफरेंट टूल्स भी अवेलेबल्स हैं, ऑटोमेटेड टूल्स जो कि आपको सपोर्ट करते हैं इन चेंज कंट्रोल। और डेफिनेटली आपके अपने को प्रोसीजर्स हैं दैट डिफरेंट टीम मेंबर्स, स्पेशली द चेंज कंट्रोल बोर्ड, और उसको चेंज कंट्रोल अथॉरिटी भी समटाइम्स कहा जाता है, वो आगे भी उस पर बात करेंगे। उसको उनके प्रोसीजर्स भी डिफाइन होने चाहिए। फिर अगेन इस सारा जो चेंज कंट्रोल जो प्रोसेस है इटसेल्फ ये एक अच्छा खासा डिटेल प्रोसेस है। फॉर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है, ये क्या इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले चेंज रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती है, वो किसी भी स्टेक होल्डर्स की तरफ से जनरेट होती है। तो इसको सबमिट किया जाता है और फिर वी नीड टू एवेलुएट इट फॉर टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल मेरिट के लिए इसको असेस किया जाता है एंड वी हैव टू एवेलुएट इट्स पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। इस चेंज की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, और फिर डेफिनेटली वी नीड टू असेस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम फंक्शंस। किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज आएगी उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या सिस्टम फंक्शनैलिटी के ऊपर। एंड वी आल्सो नीड टू असेस द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द चेंज। अगर उस चेंज को हम अकोमोडेट करते हैं, अगर उस चेंज को एड्रेस करते हैं प्रॉपरली, तो क्या प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगी। कहीं इन चीज़ों को ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और इसको देखना, अंडरस्टैंड करना और असेस करना क्वाइट इम्पॉर्टेंट। चेंज रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर जब उसको एवेलुएट किया जाता है, उसको असेस किया जाता है, तो उसकी जो आउटपुट है, जो आउटकम है, दैट इज चेंज रिपोर्ट। और वो चेंज रिपोर्ट जो है दैट इज प्रेजेंटेड टू चेंज कंट्रोल अथॉरिटी। चेंज कंट्रोल अथॉरिटी, यू मे से चेंज कंट्रोल बोर्ड, and then they have to decide either they are going to approve this change or reject the change। और फिर इस स्टेटस के साथ के either accepted or rejected,
दे नीड टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द चेंज, कि क्या उसकी प्रायोरिटी है, वो हाई प्रायोरिटी है दैट मस्ट बी अकोमोडेटेड, मीडियम प्रायोरिटी है या लो प्रायोरिटी है, उसकी कोई इतनी ज़्यादा उसकी वेटेज नहीं है। तो ये सारा जो है डिसीजन होता है बेस्ड ऑन चेंज रिपोर्ट। और फिर चेंज रिपोर्ट के बाद जो भी डिसीजन है उसके बेस के ऊपर अगर इफ चेंज इज अप्रूव्ड देन वी गो फॉर इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, और इसको ECO भी कहते हैं। तो हम ECO की तरफ जाते हैं और ECO के अंदर वी नीड टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट आर गोइंग टू बी मेड, और फिर इसी तरह से जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं दैट वी नीड टू कंसीडर, उनको भी हमने डिस्क्राइब करना होता है। और फिर अगेन वी हैव टू डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर रिव्यू और द ऑडिट, हमने उसको असेस भी करना है, उसके टेक्निकल रिव्यू करना है वंस चेंज इज अकोमोडेटेड। और उसके बाद फिर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि बेस लाइन कोई भी आइटम जो होता है उसके अंदर जब चेंज अगर होती है तो वो चेंज जो है जब अकोमोडेट की जाती है, फिर टेक्निकल रिव्यूज़ होते हैं। आफ्टर टेक्निकल रिव्यूज़ जब वो हम मेक श्योर कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उसके मुताबिक है, तो फिर उसको अगेन हम प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का जो है पार्ट बनाते हैं। तो इसीलिए इंजीनियरिंग चेंज जो ऑर्डर है उसी के अंदर हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं फॉर द रिव्यू। और इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर जो है ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक चेंज के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट बनेगा, एक इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर बनेगा, नहीं। क्वाइट पॉसिबल कि मल्टीपल चेंजेस को जो है एक इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर के अंदर अकोमोडेट किया जाए, एड्रेस किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। और फिर वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अगर अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है तो वो भी उसके अंदर, और उनके डिफरेंट जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी वहाँ पे डिस्क्राइब किए जाएंगे। और फिर इसी तरह से जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है दैट मस्ट अपडेट्स द ओरिजिनल फाइल आफ्टर द चेंज कंट्रोल के साथ जो वर्जन कंट्रोल है उसका भी पार्ट है। दोनों पैरेलल में काम करते हैं, यूँ कहना चाहिए कि दोनों का साथ होना ज़रूरी है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो अपडेट करता है ओरिजिनल फाइल को जब उसमें चेंज हो जाती है। चेंज कंट्रोल और वर्जन कंट्रोल मैंने कहा दोनों मिलके काम करते हैं, और तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, दोनों के एक साथ जो यूजेज है वो दो की जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सेस कंट्रोल एंड द अदर वन इज सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। व्हाट इज द एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल से लिटरल मीनिंग से हमें इसका आइडिया हो रहा है कि हु आर द ऑथराइज्ड यूजर हु कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट। तो वर्जन कंट्रोल और चेंज कंट्रोल मिलके हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिस टीम को, जिस डेवलपर को कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका टास्क नहीं है, उसको साइन नहीं है, वो भी उसको एक्सेस कर सकता हो और वो भी उसको जो है मॉडिफाई कर सकता हो। तो ये एक्सेस कंट्रोल जो है ये एक की सर्विस है। इसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल जो है ये भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, सर्विस है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब एक ही आइटम या एक ही कंपोनेंट, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल टीम्स काम करती हैं या मल्टीपल लोग काम करते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो फिर चेंजेस जो है हर एक अपना वर्जन होगा, तो चेंजेस जो है वो ओवरराइड नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं विद सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं और वो डिफरेंट वर्जन्स जो है वो पैरेलल जो चेंजेस हो रही हैं बाय डिफरेंट डेवलपर्स उसको ओवरराइड नहीं होना चाहिए। और फिर इसी तरह से चेंज कंट्रोल जो है इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल चेंज कंट्रोल एंड द अदर वन इज फॉर्मल चेंज कंट्रोल। और इनफॉर्मल चेंज कंट्रोल कब होता है? जब अभी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, अभी वो बेस लाइन आइटम नहीं है, तो अगर उससे रेलेवेंट कोई चेंजेस हैं
तो आप उसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या इनफॉर्मली जो है विद इन अ टीम एंड विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप उसको अपडेट कर सकते हैं, दैट इज इनफॉर्मल चेंज कंट्रोल। लेकिन जब आपका जो आइटम जो है वो बेसलाइन है और आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी है टू द कस्टमर, तो फिर जो भी चेंज होनी है दैट इज थ्रू फॉर्मल चेंज प्रोसेस, या उसको हम फॉर्मल चेंज कंट्रोल कह सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसके अंदर इनफॉर्मल चेंज हम करेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो मैसअप हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट की। और कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट जो है ये भी एक अगेन उस प्रोसेस का, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो ओवरऑल प्रोसेस है उसका पार्ट है, उसका एक स्टेप, उसका एक लेवल है। और इसके अंदर हम अगेन असेसमेंट की बात कर रहे हैं। वी नीड टू असेस कि जो भी चेंज हुई है डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो हमने मॉडिफिकेशन की है, तो वो उसको असेस करना क्या वो प्रॉपरली हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस प्रोसीजर। तो इसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इससे पहले के जो स्टेप्स हैं, वर्जन कंट्रोल, चेंज कंट्रोल, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। अगर हम ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, इसके ऊपर अपना एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सो हाउ टू इंश्योर दैट चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि चेंजेस अप्रूव हो गई और उसके बाद इस चीज़ को नहीं टेक केयर किया गया कि क्या वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी हुई है, अकॉर्डिंग टू चेंजेस अपडेट हो गई हैं या नहीं हुई। तो वी नीड टू टाइप ऑफ असेसमेंट्स। वन इज़ टेक्निकल रिव्यूज़, कि जब हम टेक्निकल रिव्यूज़ करते हैं, और हमने इसको बताया कि जब पहले बात की हमने कि चेंज ऑर्डर जो है हम जनरेट करते हैं उसके अंदर टेक्निकल रिव्यू का क्राइटेरिया हम डिस्क्राइब करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट टेक्निकल रिव्यू क्राइटेरिया हम टेक्निकल रिव्यू परफॉर्म करते हैं, और फिर इसी को कम्प्लीमेंट करता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं दैट नीड टू बी आंसर्ड, और उसको हम देखते हैं वन बाय वन। और ये जो क्वेश्चंस या ये जो की पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकल रिव्यूज के अंदर आमतौर पे इनको कंसीडर नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। द फर्स्ट वन इज, हैज द चेंज स्पेसिफाइड इन द change engineering change order been made, have any additional modification been incorporated। तो वही अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज अप्रूव हुई, लेकिन क्या उस चेंज को प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, कुछ और एडिशनल मॉडिफिकेशन जो थी उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के थ्रू वी ट्राई टू मेक श्योर। एंड देन, हैज अ टेक्निकल रिव्यू बीन कंडक्टेड टू असेस टेक्निकल करेक्टनेस। क्या जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था टेक्निकल रिव्यू, बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया टेक्निकल रिव्यू वाज कंडक्टेड और नॉट, वी हैव टू डिसाइड इट। और फिर, हैज द सॉफ्टवेयर प्रोसेस बीन फॉलोड एंड हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स बीन प्रॉपरली अप्लाइड। अगेन कि चेंज को जब अकोमोडेट किया गया है तो प्रोसेस जो भी आपने डिफाइन किया है उसको फॉलो किया गया है, और जो डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपने फॉलो किया, क्या आपने उसको प्रॉपरली फॉलो किया या नहीं किया, प्रॉपरली उनको अप्लाई किया या नहीं किया। एंड देन, हैज द चेंज बीन हाईलाइटेड इन द कॉन्फ़िगरेशन आइटम। जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसके अंदर हमने कहा कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो क्या वो हुआ है, और किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, चेंज डेट, चेंज आता है, कब चेंज अकर हुई, किसने की, और ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट देखें, हैव सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स फॉर नोटिंग द चेंज, रिकॉर्डिंग इट एंड रिपोर्टिंग इट बीइंग फॉलोड। इन जनरल जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, क्या उसको फॉलो किया गया ड्यूरिंग दिस चेंज और नॉट। और फिर इसी तरह से, हैव आर रिलेटेड items being properly updated,
जब हमने कहा कि डिफरेंट आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, तो क्या इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि जो भी रेलेवेंट आइटम्स हैं, रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उस चेंज की वजह से अगर उनमें कोई चेंज है तो क्या उनको अपडेट किया गया या नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं स्टेटस रिपोर्टिंग की, और ये एक और लेवल है जी जो कि ओवरऑल रिपोर्टिंग की बात कर रहा है। जब हम इस सारे प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, तो फाइनली वी नीड टू रिपोर्ट। और इसके अंदर क्या है, इसको स्टेटस रिपोर्टिंग को कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग भी कहते हैं और स्टेटस अकाउंटिंग भी कहते हैं। और इसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक व्हाट हैपेंड, हाउ डिड इट, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाट एल्स विल बी अफेक्टेड। तो इस तरह के जो सारे इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी रिपोर्टेड इन सच काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। और फिर इसी तरह से जो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्ट है या रिपोर्टिंग एंट्री है, इसको क्या किया जाता है, इज मेड इन केस ऑफ अपडेटेड SCI। जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आइटम है वो जब अपडेट होता है तो वी नीड टू जनरेट SCR एंट्री। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें चेंज, और जब कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट होता है, कंडक्ट होता है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं उसको भी इसका पार्ट बनाया जाता है इस रिपोर्टिंग टास्क का। और फिर जो भी अपडेट है, जो भी ये डॉक्यूमेंट जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, जो रिपोर्ट बनती है, तो इसको अवेलेबल होना चाहिए टू अदर यूजर्स। वो आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट या और कोई ऑनलाइन आपकी रिपोजिटरी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू सारे उसको एक्सेस कर सकें। और फिर एक और डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये तो हमने इसको कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग एंट्रीज हैं, और ये एंट्रीज भी अपडेट होनी चाहिए और कम्युनिकेट होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग रिपोर्ट बनती है। और ये रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली इसमें वो सारी एंट्रीज होती हैं और ये रेगुलर टाइम इंटरवल के ऊपर जनरेट होनी चाहिए, ताकि सारे जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंसर्न स्टाफ है, उसको वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए या अपडेटेड होना चाहिए अबाउट द चेंजेस। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसके डिफरेंट लेवल्स या की स्टेप्स को हमने देखा। अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस की, कि वेब एप्लीकेशन क्योंकि इनकी नेचर डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे होगी। और जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और हम इस चीज़ से कन्विंस्ड हैं कि वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं। तो जब वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस अकर हो रही हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज आ रही है, तो उसके लिए फॉर्मल या यूँ कहना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर या प्रोसेस होगा, तो फिर उसको फॉलो करना, उसको लेके साथ चलना जो है वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो मुश्किल होगा। तो इसीलिए अब वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को कैसे हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और इसके अंदर जो वेब एप्लीकेशन है उसके जो की इश्यूज़ हैं या की जो हम उसको कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू द वेब एप्लीकेशन, उसको पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट जो उसके अंदर कंसर्न या इशू है दैट इज़ वेब एप्लीकेशन कंटेंट। पहली बात तो ये है कि जो दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं उसके मुकाबले में जो वेब एप्लीकेशन है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है आमतौर पे, और फिर उसके अंदर बहुत वेरिएशन होती है, वैरायटी ऑफ कंटेंट लाइक ऑडियोज़, वीडियोज़ और इमेजेस और डेफिनेटली टेक्स्ट। तो ये डिफरेंट जो है इस तरह के कंटेंट है वहाँ पे, और फिर इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, क्योंकि जब हम इन जनरल बात करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की,
और हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, और हमने कहा स्टार्ट में कि वी नीड टू अडॉप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, और उसको उस तरह से बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब इस तरह के डिफरेंट कंटेंट है तो उसके लिए रिलेशनशिप जो है इस तरह से आइडेंटिफाई करना दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमें कुछ मैकेनिज़्म सोचना है, और वो मैकेनिज़्म जो है रैशनल होना चाहिए। और उसके अंदर जो एक अप्रोच हो सकती है जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, दैट इज़ वी शुड गो फॉर कन्वेंशनल डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स। और वो क्या है कि हम डिफरेंट हर ऑब्जेक्ट को, हर कंटेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ट्रीट करें, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लिस्ट डाउन करें और प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करें, और उसके थ्रू जो है हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो वेब एप्लीकेशन की रिपॉजिटरी है, जो डिफरेंट आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। जो सेकंड इसके अंदर की इशू है वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ पीपल। पीपल से हमारा यहाँ पे कौन है? वेब डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स। और ये आपने देखा होगा कि वेबसाइट जो डेवलपमेंट है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इट इज़ लाइक क्वाइट पॉसिबल कि किसी की हॉबी हो और उसका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वेब एप्लीकेशन डेवलप करें। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होगी, दैट इज़ काइंड ऑफ एडहॉक अप्रोच और एडहॉक मैनर है ये डेवलपमेंट का। तो इसको जो है ये एक की इशू है कि वहाँ पे जिसका, तो ये एक की इशू है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, आपको तो उसका आइडिया ही नहीं है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है दैट इज़ स्केलेबिलिटी। और वेब एप्लीकेशन जो है, अगर इट इज़ सिंपल तो कोई मसला नहीं है, चेंजेस भी इजीली अकोमोडेट हो सकती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर ये जो है इसका साइज बढ़ रहा है, इसकी कम्प्लेक्सिटी ग्रो कर रही है, तो फिर चेंजेस अगर अकर होती हैं और उसको अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाता, उस चेंज की वजह से बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट जो है सीवियर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो इस स्केलेबिलिटी जो है वेब एप्लीकेशन का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। और फिर इसी तरह से पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के अंदर क्या मतलब है कि पॉलिटिक्स जो है एक इशू है इन वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वेब एप्लीकेशन है वो उसको ऑन कौन करता है, किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो अपने कंसीडर कर रहा है कि ही और शी और दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेब एप्लीकेशन। और फिर अगेन उसके अंदर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी एक्यूरेसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और इसी तरह से देखें कि जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है, कोई भी आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो सकता है जो अडॉप्ट किया गया है, उसको क्या फॉलो किया जा रहा है बिफोर डिस्प्लेइंग और पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन ऑन द साइट, ऑन द वेब एप्लीकेशन, उसको कौन इंश्योर करेगा। और फिर इसी तरह से अगर चेंजेस होती हैं तो उन चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अक्सर इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। वी वांट टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन अ गुड वे, और डेफिनेटली जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है वो वेबसाइट्स के थ्रू, वेब एप्लीकेशंस के थ्रू हो सकती है, आपके बिजनेस की, आपके स्टाफ की, और सारे इस तरह से रिलेटेड जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एंटिटीज़ हैं। लेकिन अगेन उसके लिए अब वो जो वेब एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, ये बज़ाहिर एक सिंपल सा इशू लग रहा है, लेकिन इन रियल लाइफ इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट कम्प्लेक्स। और फिर इसी तरह से कौन होगा जो कि वो कॉस्ट ऑफ चेंज है उसको उसके हवाले से जो भी
assumptions हैं, जो भी estimates हैं, वो किसके ज़िम्मा होंगे। तो ये डिफरेंट इश्यूज हैं जो कि वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की। अब सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट की। जब हमने कहा कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ कंटेंट है, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो इसको अगर हम ट्रेडिशनल जो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया। कंटेंट मैनेजमेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं। जब रन टाइम के ऊपर जो है डेटा जनरेट हो रहा है, पेजेस जो है उसके ऊपर डेटा आ रहा है, आपके यूजर्स जो है वो रन टाइम के ऊपर डेटा के साथ डील कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन डेटा जनरेट कर रही है, तो वहाँ पे जो है कंटेंट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर 3 डिफरेंट तरह के सब सिस्टम हो सकते हैं। द फर्स्ट सब सिस्टम इज कलेक्शन सब सिस्टम। और ये कलेक्शन सब सिस्टम क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन और एक्वायरिंग द कंटेंट। कैसे कंटेंट क्रिएट होंगे, कैसे आप कंटेंट एक्वायर करेंगे, और फिर जो भी कंटेंट है उसको कैसे आप प्रेजेंट करेंगे टू द यूजर, उसकी जो कन्वर्जन है, और फिर अगेन उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से उसको अपने कितने चंक्स के अंदर उसको अपने डिस्प्ले करना है, किन पैकेट्स में आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन सब सिस्टम की। इसको ऑथरिंग सिस्टम भी कहते हैं कि कंटेंट जनरेट कैसे होंगे, और इसके लिए अक्सर आपके पास टेक्निकल राइटर होते हैं और उनके थ्रू जो है आप कंटेंट जनरेशन करते हैं। जो डेटा जो एक्चुअल डेटा होगा, जो जिसको आपने डिस्प्ले करना है। और फिर इसी तरह से जो दूसरा सब सिस्टम है दैट इज मैनेजमेंट सब सिस्टम। और मैनेजमेंट से अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें कि दैट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंटेंट। और इसके अंदर क्या है कि कंटेंट डेटाबेस कैसे होगी, जो आपकी डेफिनेटली कोई डेटाबेस होगी जहाँ पे वो सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, और फिर उसके अंदर वो डेटाबेस कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। जो नॉर्मल डेटाबेस सर्विसेज हैं वो सारी उसके अंदर होनी चाहिए कि वहाँ से डेटा रिट्रीव किया जा सके, डेटा को सर्च किया जा सके, डेटा को अपडेट किया जा सके। और जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन है दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट सब सिस्टम। इसी तरह से जो तीसरा सब सिस्टम है दैट इज पब्लिशिंग सब सिस्टम। और पब्लिशिंग सब सिस्टम क्या है कि जो आपके स्टैटिक एलिमेंट्स हैं जिसको आप पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, वो कैसे होगा। पब्लिकेशन सर्विस जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिकेशन सब सिस्टम की। और ये इस तरह से भी हो सकता है कि डिफरेंट और सोर्सेज से, जो आपके अपना जो कॉर्पोरेट सोर्स है, डिफरेंट और साइट्स से ऊपर या एप्लीकेशन से आप एक्सटर्नल जो है वो सर्विसेज या डेटा को ले रहे हैं, तो उसको कैसे पब्लिश करना है। तो ये पब्लिशिंग सब सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट की, कि जब वेब एप्लीकेशंस से रेलेवेंट जो चेंजेस हैं, और हमने कहा कि क्वाइट फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, उन फ्रीक्वेंट चेंजेस को क्या इज देयर एनी मैकेनिज्म दैट वी कैन क्लासीफाई दोज चेंजेस, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेड जो एक प्रोसीजर है, जो एक कैटेगराइजेशन है, दैट इज वी मे क्लासीफाई changes related to the web application into 4 different classes. The class 1 is जो पहली क्लासिफिकेशन, जो पहली पॉसिबल क्लास है उसको क्लास 1 कहा गया है। इसके अंदर किस तरह की चेंजेस हो सकती हैं, जो आपके जो आपने माइनर एरर्स को करेक्ट किया है उसको, या कुछ आपने इन्हांस की है फंक्शनैलिटी, या जो लोकल कंटेंट है उसको। इस तरह की जो चेंजेस हैं दैट आर पार्ट ऑफ द क्लास 1। और क्लास 2 के अंदर किस तरह की चेंजेस हो सकती हैं, दैट इज इफ द चेंज हैज इम्पैक्ट ऑन अदर कंटेंट ऑब्जेक्ट्स और फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स। उस तरह के जो चेंजेस हैं दैट इज पार्ट ऑफ क्लास 2। और फिर क्लास 3 क्या है, ऐसी चेंजेस जिनका जो इम्पैक्ट है दैट इज ब्रॉडर इम्पैक्ट, यूँ कह सकते हैं कि पूरी वेब एप्लीकेशन के ऊपर वो उनका इम्पैक्ट है।
उस तरह की चेंजेस क्लास 3 में आएंगी, एंड क्लास 4 जो है वो चेंजेस हैं दैट आर रिलेटेड टू द मेजर डिज़ाइन चेंज। तो ये 4 हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं चेंज को हैंडल करने की, और इनमें से पहली जो 2 है वो इतनी ज़्यादा फॉर्मल उनके लिए प्रोसीजर या प्रोसेस नहीं चाहिए चेंज कंट्रोल का, लेकिन जो क्लास 3 एंड क्लास 4 है उसके लिए हमें ज़्यादा एज कंपेयर टू क्लास 1 एंड क्लास 2 ज़्यादा फॉर्मल जो है प्रोसेस चाहिए। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखें चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस बताया है बेस्ड ऑन अर्लियर डिस्क्राइब्ड क्लासेस कि फर्स्ट यू नीड टू क्लासीफाई द रिक्वेस्टेड चेंज, और अगर चेंज जो है वो क्लास 1 चेंज है तो इसको डायरेक्टली जो है आप ऑब्जेक्ट को अपडेट करें, और जो भी चेंजेस हैं वो सारे जो अकोमोडेट करने के बाद इसको जो है अगेन यहाँ पे देखें 2 टर्म यूज हुई हैं, चेक आउट ऑब्जेक्ट। चेक आउट ऑब्जेक्ट मीन के जब आप रिपोजिटरी से जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसको अपडेट करने जा रहे हैं तो रिपोजिटरी से जो आइटम आपने लिया है दैट इज चेक्ड आउट या चेक आउट आइटम, और जब आपने अपडेट करके उसको अगेन रिपोजिटरी के अंदर जो है सेव किया अपडेट किया दैट इज चेक इन। तो आपने चेकआउट किया चेंज की और फिर उसके बाद उसको चेक इन किया एंड you publish the object on web application। जो क्लास 2 है उसके अंदर आप अगर क्लास 2 की चेंज है उसको आप उस तरह से क्लासीफाई करते हैं तो फिर आप देखें कि यू नीड टू एक्वायर द रिलेटेड ऑब्जेक्ट। आपने उसको देखना है कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और फिर अगेन आपने वो चेंजेस जो है जो भी रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी आपने वो देखनी है, और फिर अगेन उसी तरह से चेक आउट और चेक इन होगा। लेकिन अगर क्लास 3 और क्लास 4 जो है चेंजेस हैं देन यू नीड टू डॉक्यूमेंट द चेंज, यू नीड टू राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज, और फिर उसके बाद उसको यू नीड टू ट्रांसमिट टू ऑल द टीम मेंबर्स, जो भी उससे कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके साथ आपने उसको शेयर करना है। दे विल रिव्यू इट एंड वंस इट इज डिसाइडेड दैट योर टीम शुड गो फॉर द चेंज, तो फिर अगेन उसी तरह से सेम प्रोसेस है कि आप उसको चेकआउट करेंगे अकोमोडेट करेंगे चेंज को एंड अपडेट आफ्टर द अपडेशन यू जस्ट चेक इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं वर्जन कंट्रोल की वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और वर्जन कंट्रोल के लिए वी शुड हैव सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर द वेब ऐप प्रोजेक्ट, और इसके बगैर हो नहीं सकता वर्जन कंट्रोल। डेफिनेटली हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास वो सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। एंड अगेन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक हमने टास्क कोई चेंज अकोमोडेट करनी है, कोई अपडेट करनी है, कोई टास्क करना है, तो फिर क्या होना चाहिए कि एवरी वेब इंजीनियर शुड हैव हिज और हर ऑन डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी के अंदर जो है उसको ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और उसके अंदर वो अपनी चेंजेस जो भी अपडेट्स करनी है वो करेगा। और फिर इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है इन वर्जन कंट्रोल दैट इज वी नीड क्लॉक्स दैट आर सिंक्रोनाइज्ड ऑन ऑल द वर्क स्टेशन ऑफ द टीम मेंबर्स। जो भी डिफरेंट वर्क स्टेशंस हैं जिसके ऊपर टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी क्लॉक सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है कि जब आपके पास क्लोज टाइम इंटरवल के ऊपर अपडेटेड वर्जन्स होंगे और अगर वो सिंक नहीं है आपस में वर्क स्टेशंस तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और क्वाइट पॉसिबल कि आप ओल्डर वर्जन से जो है रिप्लेस कर दें किसी न्यूअर वर्जन को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारी जो क्लॉक्स हैं वो सिंक होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इसी तरह से जो भी नए जो कन्फिग्रेशन ऑब्जेक्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं या जो एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं that must be imported to central repository once change is accommodated। जो भी मैंने स्टार्ट में पहले हमने बात की कि वेब इंजीनियर्स की अपनी डायरेक्टरीज होनी चाहिए, तो वहाँ पे जब आपने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या अपडेट किया
तो अगेन उसको पार्ट दैट मस्ट बी द चेक इन टू द सेंट्रल रिपोजिटरी। और फिर इसी तरह से as object are imported or exported from the repository and automatic timestamp log message is made। और ये बड़ा important है कि जब आपके पास ऑटोमेटिक एक लॉग जनरेट होगा तो आपके लिए वर्जन कंट्रोल या उसको ट्रैक करना जो है दैट वुड बी मच सिंपलर। तो वो उस आपके ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि जब आपकी रिपोजिटरी में से चेक इन और चेक आउट हो रहा है तो उसके साथ ऑटोमेटिक एक लॉग मैसेज जनरेट होना चाहिए जो कि टाइम स्टैम्प होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल उस पर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग की, और ये अगेन वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली वी शुड मेंटेन द लॉग फॉर द चेक इन एंड चेक आउट। जो भी आइटम रिपोजिटरी से जो है हम ले रहे हैं या फिर अगेन सबमिट कर रहे हैं उसके लिए लॉग होना चाहिए। और इसी तरह से कंप्लीट लॉग रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए एंड दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम मेंबर्स, ताकि वो सारे अपडेट जो है हों उनके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक और जो काम हो सकता है ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग के अंदर, दैट इज ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन टू कंसर्न्ड पीपल, टू कंसर्न टीम मेंबर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए फॉर एवरी चेक इन एंड चेक आउट। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। तो इसके थ्रू जो है हम वेब एप्लीकेशन का जो मैकेनिज़्म है ऑडिटिंग का और रिपोर्टिंग का इफेक्टिव बना सकते हैं। और ये जो सारी हमने डिस्कशन की है इसके थ्रू हमने ये लर्न करने की कोशिश की, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वेब एप्लीकेशन जो है उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है और उसके लिए हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको कस्टमाइज करने की ज़रूरत है। और उसको कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, इन सारे स्टेप्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आज का लेक्चर हम समराइज़ करते हैं। हमने जो आज का लेक्चर था वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन थी और हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक ओवरऑल पिक्चर को जो है वो देखा था कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी क्या डिफरेंट लेयर्स या स्टेप्स हैं। और उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि पहली लेयर थी, इनर लेयर, उसको हमने डिस्कस किया था कि आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स को, उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। और इस मैनेजमेंट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट की जो है वो क्या फीचर्स होने चाहिए उसको डिस्कस किया था। तो उससे ऑनवर्ड आज का लेक्चर स्टार्ट किया। हमने वर्जन कंट्रोल की बात की और वर्जन कंट्रोल के अंदर हमने कहा कि जो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर चेंजेस अकोमोडेट होती हैं तो वो डिफरेंट जो अपडेटेड जो डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सारे वर्जन्स को, उन सारे जो अपडेटेड जो चेंजेस हैं उनको मेंटेन करना ज़रूरी है। इसको वर्जन कंट्रोल कहते हैं। और इसके अंदर जो हमने की जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जो वर्जन कंट्रोल के अंदर प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का होना ज़रूरी है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड जो आपका ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे होंगे, आइटम्स होंगे, कॉन्फ़िगरेशन आइटम सारे, उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे, उसको कैसे मैनेज करना है। वर्जन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी हमने कहा कि वर्जन कंट्रोल की ये होनी चाहिए, उसके अंदर वो डिफरेंट वर्जन्स को मैनेज कर सके। हमने कहा कि मेक फैसिलिटी होनी चाहिए। मेक फैसिलिटी मीन के डिफरेंट जो आपके टाइम के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस थी डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स की, अगर उनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर जो है कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। और एक और जो सर्विस, जो फंक्शन है वर्जन कंट्रोल का कि वी कैन ट्रैक इश्यूज और बग्स थ्रू वर्जन कंट्रोल। और ये अगेन हमें देखना है कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो भी इशू एसोसिएटेड है क्या उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया गया या नहीं किया गया, उससे रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स को भी देखना। ये ट्रैकिंग जो है
दैट इज पार्ट ऑफ द वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल के बाद हमने चेंज कंट्रोल की बात की। चेंज कंट्रोल के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया कि, और फिर हमने कहा कि दो तरह का प्रोसेस है, इनफॉर्मल प्रोसेस और फॉर्मल प्रोसेस। इनफॉर्मल प्रोसेस जो है वो जब आइटम्स जो भी हैं रिपोजिटरी का पार्ट नहीं बनते, बेसलाइन आइटम्स में कन्वर्ट नहीं होते, या डिलीवरी से पहले जो आपकी चेंजेस होती हैं, उस वक्त आप इनफॉर्मल चेंज कंट्रोल होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है या आपकी जो बेस लाइन जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर अगर आपने चेंजेस करनी है, देन यू नीड द फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस। और फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर हमने कहा कि चेंज जो है, रिक्वेस्ट जब आती है तो चेंज रिक्वेस्ट जो है उसको वैल्यूएट किया जाता है, उसको असेस किया जाता है फॉर इट्स टेक्निकल मेरिट, इट्स इम्पैक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट्स, इट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट, या और जो इस तरह के रेलेवेंट इश्यूज हैं उनको देखते हैं। और फिर चेंज जो है रिपोर्ट वो जाती है जब डिसीजन होता है कि चेंज जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो फिर चेंज इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर जो है वो प्रिपेयर होता है और उसके अंदर फिर डिटेल गिवन होती है, कंस्ट्रेंट्स जो है जिनको आपने देखना है, जो क्राइटेरिया जो है वो असेसमेंट का वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जो एक जो चेंज ऑर्डर होता है उसके अंदर मल्टीपल चेंजेस हो सकती हैं जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड होती हैं। और फिर इस तरह से जब ये चेंज अकर हो जाती है तो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट की तरफ जाते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट जो है ये कम्प्लीमेंट करते हैं टेक्निकल रिव्यूज़ को। टेक्निकल रिव्यूज़ जो है वो जो क्राइटेरिया पहले से सेट होता है उसकी बेस के ऊपर असेस किया जाता है उनको, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगेन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल रिव्यूज़ के अंदर डिस्कस नहीं होते हैं, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के अंदर उनको देखा जाता है कि जो भी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज है और उस चेंज से रिलेटेड जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट या इफेक्ट है, क्या उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया गया, हैंडल किया गया, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के अंदर देखी जाती हैं। फिर हमने स्टेटस रिपोर्टिंग की बात की कि कोई भी जब अपडेट होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और हमने इसको स्टेटस अकाउंटिंग भी कहा। और ज़रूरी है कि जो फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल के ऊपर जो है आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग जो है एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए जिसके अंदर वो सारी एंट्रीज होनी चाहिए जो कि डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने चेंजेस किए हैं, अपडेट्स किए हैं। और इसके बाद फिर हमने वेब एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात की। और वेब एप्लीकेशन को हमने कहा कि डिफरेंट है दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, और इसके अंदर जो की इश्यूज थे हमने उसको डिस्कस किया। फर्स्ट वन तो ये था कि कंटेंट जो है एक तो ज़्यादा होता है वेब एप्लीकेशन के एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और सेकेंडली इसके अंदर वैरायटी ज़्यादा होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं कि आप टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं, तो इसको कैसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सकता है। और इसमें हमने कहा कि जो ट्रेडिशनल हमारे पास डेटा मॉडलिंग की टेक्निक है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स को जो है हर एक को इंडिपेंडेंटली जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी जो भी डिटेल गिवन है वो उसको बता सकते हैं। फिर इसी तरह से हमने इसके अंदर स्केलेबिलिटी की भी बात की कि स्केलेबिलिटी जो है अगर आपकी वेब एप्लीकेशन जो है छोटे स्केल की है तो फिर शायद चेंजेस इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वेब एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा है तो जो उसके अंदर इम्पैक्ट चेंज का होगा वो भी बड़ा होगा। तो इस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। फिर इसी तरह से हमने पीपल की बात की। पीपल मीन के जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर जो हैं जिनको हम वेब इंजीनियर्स कह सकते हैं या वेब डेवलपर्स जो हैं, समटाइम्स उनका बैकग्राउंड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नहीं होता और वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो
उनके लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू मैनेज दिस होल कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर इसी तरह से हमने पॉलिटिक्स की बात की कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब वेब एप्लीकेशंस जो है उनको कौन ऑन करता है, कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, और इसके कंटेंट्स जब चेंज हुए हैं तो या जब अपडेट करने हैं तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए हैं उसको फॉलो किया गया है, और इस तरह के जो उसकी जो अगर कोई चेंज अगर होती है उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीज़ों के जो आंसर्स जो हैं वो इतने ईजी नहीं है और इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो फिर उसके अंदर हमने डिफरेंट जो है जो की प्रोसेसेस थे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया, और होपफुली कि आपने आज के लेक्चर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा, आपकी लर्निंग इम्प्रूव हुई होगी कि जब हम इन जनरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वाले से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या की प्रोसेसेस हैं, उनको कैसे ज़्यादा इफेक्टिवली किया जा सकता है, और अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर किस तरह से हम उसको जो ट्रेडिशनल हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस है उससे हट के हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।